नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन आज और मैं हूं आपके साथ दीपिका राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश पुरातत्व संरक्षण की टीम महाकाल मंदिर पहुंची। मंदिर विस्तारीकरण की खुदाई में पुरातत्व अवशेष मिले, जिसकी जांच रिपोर्ट तैयार की गई। खुदाई में मिली शिलालेख और अवशेषों की जांच करने मध्य प्रदेश पुरातत्व संरक्षण की टीम उज्जैन पहुंची। मंदिर पहुंचकर टीम ने खुदाई में मिले अवशेषों की जांच की। आपको बता दें कि महाकाल मंदिर विस्तारीकरण को लेकर मंदिर परिसर में खुदाई चल रही है। वहीं खुदाई में मिली शिलालेख और पिलर 1100 से 1300 वर्ष पुरानी बताई जा रही है। खुदाई में मिले अवशेषों की जांच करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से प्रदेश के संस्कृति विभाग को पत्र लिखा गया था, जिसके बाद बुधवार को मध्य प्रदेश पुरातत्व संरक्षण की टीम उज्जैन पहुंची। एक और यहाँ रही होगी। हाँ, वो दूसरा पैर कर रहा हूँ। नहीं, वो डीटीज के लिए ये दो पैर। तो ये इसका मतलब त्रिभंग में है, एक पैर यहाँ आ रहा है तो एक या तो सर ये लोटस जैसा नहीं दिख रहा है? हाँ, ये इस प्रकार की बनती है। जांच करने आए पुरातत्व अधिकारी रमेश यादव ने बताया कि महाकाल मंदिर पुराना इतिहास रहा है और 1100 वर्ष पहले मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। उसके बाद अब जाकर मंदिर परिसर में निर्माण कार्य किया जा रहा है, इसलिए खुदाई में मिले सारे अवशेष 1100 से 1300 वर्ष पुराने हैं। निरीक्षण के दौरान एक दीवार भी मिली है जो परमार काल के समय की है। प्रमुख सचिव संस्कृति एवं आयुक्त पुरातत्व के निर्देशों के परिपालन में पुरातत्व विभाग की टीम के द्वारा यहाँ निरीक्षण किया गया है और जिस निरीक्षण में जानकारी मिली है कि यहाँ पर 11वीं-12वीं शताब्दी का एक मंदिर था, विशेषकर उत्तर वाले पोर्शन में जो खुदाई चल रही है उसमें, और उसके अवशेष इधर उधर दबे हुए पाए गए हैं, जिसमें स्तंभ खंड हैं, शिखर के भाग हैं और रथ के भाग हैं, भारवाही कीचक हैं, ये सभी चीज़ें हैं। कुछ दिन पूर्व इसी परिसर में समीप ही यहाँ एक मंदिर की संरचना प्रकाश में आई थी, जिसे दबा दिया गया है और ये उसी मंदिर के हिस्से हैं जो इधर उधर फैले हुए थे, मलबे में दब गए हैं। और दक्षिण की तरफ एक 4 मीटर की गहराई पर, सरफेस से 4 मीटर की गहराई पर एक दीवार के अवशेष आए हैं। वो सुंग काल की दीवार है और वहाँ आसपास भी जो अवशेष हैं वो सुंग काल के प्रकाश में आए हैं। और अधिक गहराई पे जाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ ऐसा पूर्व 6वीं के अवशेष मिले। और ये अवशेष इस परिसर के लिए नई चीज़ नहीं है, पूर्व में ही बाकणकर साहब को इस परिसर से सुंग काल के अवशेष मिल चुके हैं, जो कुंड के पास में खुदाई हुई थी, जहाँ वर्तमान में अंदर की तरफ कुंड है। तो ये पूरे कैंपस में ऐसा स्पष्ट होता है कि महाकाल मंदिर सुंग काल में अस्तित्व में था और यहाँ पर सुंग काल में भी निर्माण कार्य हुए थे। 44+ के उम्र के लोगों में कोरोना टीकाकरण में कम रुचि देखते हुए कलेक्टर ने 44+ के लोगों को 100% टीकाकरण करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा है कि कोरोना संक्रमण जिले में नियंत्रण में आ गया है। इसमें सभी अधिकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए निष्ठापूर्वक कार्य की भागीदारी है। कलेक्टर ने कहा कि कोरोना संक्रमण की जिस तीसरी लहर की बात की जा रही है, उसको रोकने का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन करना है। वर्तमान में 44+ व्यक्तियों के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है और ये लोग वैक्सीन लगवाने कम जा रहे हैं। ऐसे लोगों को लक्षित करके जिले में 44+ व्यक्तियों का 100% टीकाकरण किए जाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश देते हुए कलेक्टर ने कहा कि सर्वेक्षण टीमों को ही वैक्सीनेशन के टारगेट व सूचियां दी जाए और एक तय समय सीमा में सभी को वैक्सीन लगाना सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने यह बात आज जिले के तहसील के सभी एसडीएम एवं विकास खंड चिकित्सा अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में कही। बैठक में नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल, जिला पंचायत सीईओ अंकित अस्थान, स्मार्ट सिटी सीईओ जितेंद्र सिंह चौहान, एसडीएम जगदीश मेहरा, सीएमएचओ डॉक्टर महावीर खंडेलवाल व जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर केसी परमार मौजूद थे। कलेक्टर आशीष सिंह के अनुसार टीकाकरण में अच्छा प्रदर्शन रहने पर पंचायत को पुरस्कार भी दिया जाएगा। देखिए, कोरोना की अगली वेव ना आए ये सुनिश्चित करने के लिए टीकाकरण ही एकमात्र साधन है जिसके जरिए हम लोग ये लड़ाई पूरी तरीके से स्थायी रूप से जीत सकते हैं और उसी दिशा में उज्जैन प्रशासन प्रयास कर रहा है। सबसे पहले तो जो 44 साल से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं 100% सभी को टीका लग जाए, इस संबंध में हम लोग व्यापक तौर पर काम कर रहे हैं।
हालांकि अभी तक केवल 45% ऐसे लोग हैं, जबकि 45 साल से ऊपर वालों के लिए कोई भी वैक्सीन की कमी नहीं है, कोई भी सेशंस की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी केवल 45% लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने इनमें से अपना टीका लगवाया है। इसके लिए हम लोग पुनः जो घर घर सर्वे वाला काम हमारा था कोरोना के लिए, उसी टीम का प्रयोग हम लोग करते हुए हर एक घर पे जाके डेटाबेस तैयार करेंगे कि कहाँ पर कितने लोग पात्र थे, उनमें से कितनों ने टीका लगवा लिया, कितनों ने टीका नहीं लगवाया। जितनी भी दुकानें हैं उन पर सभी का टीका लगाना अनिवार्य होगा। अभी हम लोग 15 दिनों का समय दे रहे हैं। जो भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उनके सभी लोग टीका लगवा ले, भले ही वो 18 साल से ऊपर के हों, तब भी हम लोग उनका टीका अलग से सेक्शन बना के लगवा देंगे। और 15 दिन बाद हम लोग ऐसी व्यवस्था चालू करेंगे कि जिन दुकानों के लोग सभी लोग वैक्सीनेटेड नहीं होंगे उनके बाहर हम लोग लाल स्टिकर लगाएंगे, और जिन दुकानों के अंदर सभी लोग वैक्सीनेटेड होंगे उनके बाहर हम लोग जो है ग्रीन स्टिकर लगाएंगे। सभी पंचायतों में भी हम लोग इस पर बहुत फोकस कर रहे हैं, और पंचायतों के लिए हम लोगों ने एक इंसेंटिव भी रखा है कि अगर 45 से ऊपर वाले सभी लोग 100% लोग वैक्सीनेशन करा लेते हैं तो उस पंचायत को 2 सामुदायिक कार्य जो भी वो चाहें, चाहे खेत सड़क हो, चाहे कुआं हो, जो भी वो चाहेंगे वो भी उनको प्रदान किए जाएंगे। और जो वहाँ के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और सचिव हैं उनको कोई न कोई हम लोग मौद्रिक को भी देंगे, पारितोषिक भी देंगे। इसके लिए हमने लिखित में आदेश भी जारी किया है। उज्जैन वासियों के लिए खुशखबरी है। कोरोना मरीजों की संख्या में मध्य प्रदेश में तीसरे स्थान पर रहा उज्जैन अब घटते मरीजों की संख्या से 15वें स्थान पर आ पहुंचा है। उज्जैन में कोरोना की दूसरी लहर के उच्चतम स्तर पर 326 पॉजिटिव मरीज आए थे। शहर में कोरोना का पीक 18 अप्रैल से आना शुरू हो गया था। यह पीक अपने उच्चतम स्तर पर 26 अप्रैल को पहुंचा। पीक के साथ ही जिला प्रशासन ने टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी। अधिक टेस्ट होने पर पहले तो अधिकतम पॉजिटिव आए और बाद में टेस्ट अधिक होते चले गए, लेकिन पॉजिटिव की संख्या कम होती चली गई। 26 मई के बाद पीक उतार पर आ गया। अब तो स्थिति तेजी से सामान्य होती जा रही है। कोरोना के पीक को लेकर प्रतिदिन आंकड़ों का अध्ययन करने का काम किया गया है। प्रतिदिन पॉजिटिविटी का प्रतिशत निकाला और अपने निष्कर्ष प्रशासन को सौंपा। टेस्टिंग बढ़ाने के साथ साथ लॉकडाउन के चलते जिस प्रकार से प्रशासन ने सख्ती की, उसके परिणाम तेजी से सामने आए तथा यह पीक 1 माह में अपने उतार पर आ गया। पिछले कोरोना काल में यह देखने में इसलिए नहीं आया क्योंकि अनुभव और चिकित्सकों द्वारा अपनाई जाने वाली चिकित्सा पद्धति में अंतर था। उस समय अनुभव की जगह प्रयोग थे, इस समय अनुभव के आधार पर परिणाम थे। 26 अप्रैल को पीक पर था। इस दिन 1464 सैंपल में से 326 पॉजिटिव आए। रेट रहा 22.3%, जो कि चरम था। यहाँ से आंकड़े नीचे गिरना शुरू हो गए। बीच में 5 और 10 मई को जरूर कम टेस्टिंग के बाद भी प्रतिशत 20 के ऊपर रहा। 11 मई से पॉजिटिविटी रेट नीचे आना शुरू हो गया था। इस दिन 13.6% था, जो कि 28 मई को 2.5% पर आ गया, जबकि 28 मई को 2454 सैंपल लिए गए। सीएमएचओ डॉक्टर महावीर खंडेलवाल के अनुसार कोरोना मरीजों का प्रतिशत 15 जून तक 0 पर आने की संभावना बन सकती है। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि इसके बाद कोरोना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। यदि नागरिकों ने मास्क पहनना, तय दूरी रखना तथा सैनिटाइजर का उपयोग, साबुन से हाथ धोने का काम किया तो संभव है कि इसके आगे के माह बगैर समस्या के गुजर जाएंगे। कोविड में उज्जैन जिला लगातार अपनी स्थिति सुधार रहा है। कल की रिपोर्ट के बेसिस पे हम अभी उज्जैन जिला मध्य प्रदेश में 15वें नंबर पर है, जो कि हाईएस्ट 3 या 4 में रहता था। कल हमारे पास मात्र 9 पेशेंट निकले और एक्टिव पेशेंट 313 है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज के बाद में हमारी स्थिति और सुधरने की संभावना है। पॉजिटिविटी रेट कितना कम हुआ है सर? पॉजिटिविटी रेट अभी तो अपन 1% से भी नीचे चल रहे हैं वर्तमान में। ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट तो 5% के आसपास है, लेकिन वर्तमान 10 दिन में हमारा पॉजिटिविटी रेट। उज्जैन में पेट्रोल के दाम 103 रुपए के पार हो चुके हैं, जिससे लोगों की जेब पर भारी मार पड़ रही है। गुरुवार को पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर पर जा पहुंची, जिससे लोगों की जेब पर महंगाई की मार पड़ रही है। लेकिन सरकार पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि रोकने में असफल साबित हो रही है। वाहन चालकों ने जानकारी देते हुए बताया कि पेट्रोल और डीजल के भाव में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है। कुछ समय पहले ही पेट्रोल के भाव 78 रुपए प्रति लीटर थे, लेकिन धीरे धीरे पेट्रोल के भाव में लगभग 25 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़े जा रही हैं, पेट्रोल का भाव चढ़ गया, आदमी कैसे क्या कमाया, कैसे खाया, लॉकडाउन लगा रहता है, आदमी बाहर निकले कैसे निकले, बाहर निकल रहा है, कैसे क्या काम कर रहा है, उसमें भी
पुलिस वाले ने उनको है ना, प्रशासन से ही आदमी जो सबसे ज़्यादा परेशान होता है। सबसे अपने अपने काम धंधे, घर भी देखना है, घर के चलाया है। अभी क्या रेट चल रहा है? अभी 80-85 ऐसे कर दिया बिल्कुल रेट। आप क्या काम करते हो, कितनी इनकम है आपकी महीने की? मैं भैया पेंटर हूँ, गरीब आदमी हूँ, रोज सुबह सोचता हूँ, रोज कमाता हूँ, डेढ़ खाता हूँ। लोगों ने सरकार से पेट्रोल डीजल के दाम पर अंकुश लगाने की मांग की है। लोगों ने बताया कि अब पेट्रोल के दाम 103 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं, जिससे कई लोगों ने वाहन चलाना कम कर दिए हैं। लोग जरूरी होने पर ही वाहन से सफर कर रहे हैं। इसके साथ ही साइकिल का उपयोग भी बढ़ने लगा है। प्रशासन को सरकार के साथ पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि को लेकर चर्चा करनी चाहिए, ताकि आम व्यक्ति महंगाई के इस दौर में आसानी से अपना जीवन यापन कर सके। 103 रुपये 04 पैसे, पिछला रिकॉर्ड था अपना 78 रुपये 8 पैसे, मतलब लगभग 25 रुपये का फर्क आ चुका है। आज की तारीख में इंटरनेशनल रेट पे जो रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उसके आधार पर भारत सरकार ने रेट बढ़ाए हुए हैं। अब इतना रेट वाहन सेल करने की क्षमता नहीं है ग्राहक के अंदर। आज की तारीख में कोई मार्केट में धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति परेशान है। मेरा नर्म निवेदन है कि रेट कम किया जाए। उज्जैन के बेगमबाग में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए कलेक्टर ने अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जागरूक किया है। उज्जैन के बेगमबाग में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को रोकने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने आमजनों से बैठक कर चर्चा की है। साथ ही 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया गया है। बैठक में कलेक्टर ने मुस्लिम वर्ग को वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक किया है। गौरतलब है कि मुस्लिम क्षेत्रों में अब तक सिर्फ 1-2% वैक्सीन ही लोगों ने लगवाई है। तरीके से मेहनत करें कि 100% करने वाले समझाएंगे, 2 बार 4 बार 6 बार जब उनके पास में जाएंगे तब जाके लोगों की धारणा बदलती है। दरअसल शहर में कोरोना संक्रमण को रोकने में प्रशासन की महती भूमिका सामने आई है। संक्रमण रुकने के साथ ही बाजार भी अनलॉक कर दिए गए हैं, लेकिन उज्जैन शहर के कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर सिर्फ 1-2% कोरोना वैक्सीनेशन हुआ है। तीसरी लहर को रोकने के लिए यहां पर सभी लोगों को वैक्सीनेशन किया जाना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह और अधिकारियों ने गुरुवार को बेगमबाग और जुना सोमवारिया में मुस्लिम समाजजनों के साथ बैठक की। कलेक्टर ने लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया, साथ ही कोरोना वैक्सीन के बारे में फैली भ्रांतियों को दूर भी किया। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को रोकने के लिए जल्द से जल्द 60 से 70% तक 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है, जिसको लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को जागरूक करते हुए तेजी से काम किया जा रहा है। देखिए, जो कोरोना की आगे की तीसरी लहर या उसके आगे के प्रसार की बात हो रही है, उससे बचने का केवल और केवल एक तरीका है कि बड़े पैमाने पर 60-70% कम से कम लोग जो हैं पूरी तरीके से वैक्सीनेट हो जाएं, तभी हम लोग आगामी लहरों को रोक सकते हैं। और आमतौर पर ये देखा जा रहा है कि जो 44 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए वैक्सीन की उपलब्धता की कोई समस्या भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अभी हम लोग 50% का भी अचीवमेंट जो है वो पूरे ज़िले भर में नहीं कर पाए हैं। और ख़ास तौर पर मुस्लिम एरियाज़ में ज़्यादा ये चीज़ देखी जा रही है कि वहाँ पर 1-2% के आसपास ही वैक्सीनेशन हुआ है। इसलिए आज मेरे द्वारा बेगमबाग और जुना सोमारिया में आके लोगों की बैठक ली गई है। स्थानीय के जो जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय जो धार्मिक प्रतिनिधि हैं, इनके सबके साथ पर बैठकर जागरूकता फैलाने की कोशिश करी गई। अच्छी बात है कि ज़्यादातर लोग खुद ही जो है इस चीज़ को लेकर कन्विंस्ड हैं और कुछ काम करना चाहते हैं। और जब तक हमारी पूरी की पूरी जनसंख्या 60-70% तक वैक्सीनेट नहीं होगी, तब तक हमारी हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी। इसीलिए समाज के जितने भी वर्ग हैं, जितने भी एज ग्रुप हैं, सभी लोगों को साथ में आना पड़ेगा और साथ में वैक्सीनेट करवाना पड़ेगा, तभी हम लोग आगामी किसी भी लहर को टालने में कामयाब हो पाएंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कादम्बनी चिल्ड्रंस एकेडमी CBSE एफिलिएटेड हाईटेक एजुकेशन सेंटर। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए है ऑडियो वीडियो टेक्निक से युक्त स्मार्ट क्लासेस, रेमेडियल क्लासेस फॉर वीक स्टूडेंट्स विद बेस्ट फैकल्टी। यहाँ 9th ऑनवर्ड्स ऑप्शनल सब्जेक्ट्स IT एंड रिटेल है। यहाँ है रिच लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, फिजिक्स लैब और कंप्यूटर लैब भी। डिफरेंट हाउसेस एंड को-कोलास्टिक एक्टिविटी भी। इसके अलावा योगा क्लासेस, कराटे क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, आर्ट क्लासेस, स्पेशल प्ले एरिया, साथ ही स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी। विद्यार्थियों के आवागमन के लिए वाहन सुविधा भी है। यानी बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक ही नाम, कादम्बनी चिल्ड्रंस एकेडमी, इंदिरानगर, उज्जैन। अप्रैल 2020 में भी शहरवासियों से सिटी चैनल के माध्यम से कोरोना से लड़ने के लिए अपील की गई थी कि घर पर रहें, मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
इस बार भी इन सब बातों का ध्यान रखें, जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें। संकट के ये दिन भी बीत जाएंगे। राजस्थान से तस्करी कर लाई जा रही शराब का जखीरा जाडरा पुलिस ने पकड़ा है। करीब 1 लाख रुपए की शराब के साथ बोलेरो गाड़ी भी पकड़ी गई है। झारड़ा थाना प्रभारी विक्रम सिंह और उनकी टीम को अवैध शराब के मामले में बड़ी सफलता मिली है। झारड़ा से पिकअप जब्त की गई है, जिसमें 23 पेटी शराब बरामद हुई है। इस मामले में एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। झारड़ा थाना पुलिस ने रात में चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन को रोका तो उसमें सवार लोग भागने लगे, जिसमें से एक आरोपी को पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर वाहन में 23 पेटी शराब भरी मिली। झारड़ा थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि रात चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन को रुकवाया गया। पुलिस को देखकर वाहन में सवार लोग भागने लगे, जिसमें से एक को पकड़ लिया गया। इस दौरान वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें राजस्थान से लाई गई 23 पेटी शराब भरी मिली, जिसकी कीमत 93,000 रुपये है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी का नाम हरि सिंह निवासी बड़ौदा पिपलिया है। उसने थाने पर पूछताछ में बताया कि भागने वाले आरोपी विक्रम, माधव और पंकज है। वैसे कल दिनांक को हमें एक सूचना मिली थी कि राजस्थान से काफ़ी अवैध शराब का परिवहन चल रहा है, जिसमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली। तो कल हम पद्मा खोरिया गांव के समीप काफ़ी हमने तलाश करी। पिकअप वाहन था एक, उसकी सूचना थी हमें और काफ़ी तलाश करी, घूमे तो उन्होंने पुलिस की गाड़ी देख करके जंगल में कहीं अपना सामान उतारने लगे थे। तो जैसे ही हम पहुँचे तो काफ़ी माल, पूरा माल उन्होंने उतार दिया था और हमारी गाड़ी देख करके, पुलिस टीम को देख करके एक आरोपी तो वहीं छूट गया, जिसे हमने पकड़ लिया। आरोपी हरि सिंह है, जिसे हमने मौके से गिरफ्तार किया। उज्जैन में सुबह 7 बजे सिलेंडरों से भरे ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें फेरी लगाकर चीनी के बर्तन बेचने जा रहे युवक की मौत हो गई। एक्सीडेंट के बाद चलते ट्रक से ड्राइवर कूदकर फरार हो गया। सुबह करीब 7 बजे सेंट पॉल मार्ग टर्न नए चिमनगंज थाने के सामने गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक ने फेरी लगाकर चीनी के बर्तन बेचने वाले युवक को रौंद दिया। ट्रक में फंसी बाइक करीब 50 फीट तक घसीटते हुए नाले के पास रुका। इस दौरान ड्राइवर चलते ट्रक से कूदकर भाग गया। पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। जयराम पिता भंवरलाल पवार 35 वर्ष निवासी भान बड़ोदिया थाना घटिया अपनी बाइक के दोनों ओर बांस से टोकरी बांधकर उसमें चीनी के बर्तन रखकर गांव-गांव में फेरी लगाकर बेचने का काम करता था। जयराम सुबह घर से बर्तन बेचने बाइक से निकला। सुबह करीब 7 बजे सेंट पॉल मार्ग टर्न पर सामने आ रही सिलेंडरों से भरे ट्रक क्रमांक MP13 GA 6493 के चालक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर लगने से जयराम दूर जा गिरा और बाइक ट्रक के अगले पहियों के बीच फंसकर करीब 50 फीट तक घसीटती चली गई। इस दौरान ड्राइवर ट्रक से कूदकर भाग निकला। चिमनगंज मंडी पुलिस ने घायल जयराम को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जयराम के भाई विष्णु ने बताया कि जयराम ग्रामीण इलाकों में फेरी लगाकर चीनी के बर्तन बेचता था। लॉकडाउन खुलने के बाद शुरू किया था काम। जयराम के भाई विष्णु ने बताया कि इतने दिनों से लॉकडाउन लगा था, इस कारण जयराम ने काम बंद कर दिया था। 1 जून को लॉकडाउन खत्म हुआ तो उसने फिर से काम शुरू कर दिया था। जयराम के 2 बच्चे हैं और आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। पुलिस ने बताया कि ट्रक घटिया गैस प्लांट से सिलेंडर भरकर इंदौर जा रहा था। ड्राइवर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। मां शिप्रा तैराक दल द्वारा शिप्रा नदी में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें बाढ़ में बहकर आई वृक्ष की टहनियों को निकाला गया। रामघाट शिप्रा नदी क्षेत्र में मां शिप्रा तैराक दल द्वारा सचिव संतोष सोलंकी के नेतृत्व में नदी में सफाई अभियान चलाया, जिसमें मां शिप्रा तैराक दल के सभी सदस्यों ने भागीदारी करते हुए शिप्रा नदी के अंदर बाढ़ के दौरान बहकर आई गई वृक्ष एवं उनकी डालियों को बड़े रस्से के माध्यम से बाहर निकाला। गौरतलब है कि पिछली बारिश के दौरान कई पेड़ एवं टूटी हुई डालियां नदी के प्रभाव में रामघाट क्षेत्र में आ गई, जो संपूर्ण नदी क्षेत्र में कहीं न कहीं पानी का बहाव कम होने के कारण वहीं पड़ी रह गई। कुछ तो नदी में बने छोटे पुल पर अटक गई। इसमें अधिकतर ऐसे पेड़ थे जो कांटेदार थे। इन दिनों नदी का पानी कम होने के कारण यह सभी पेड़ नदी में दिखने लगे, जिसे मां शिप्रा तैराक दल के सदस्यों ने बाहर निकाला। मां शिप्रा तैराक दल के सचिव संतोष सोलंकी ने बताया कि नदी क्षेत्र में ऐसे कई पेड़ पड़े हुए थे जिन्हें हमने निकाला है। इनसे यहाँ आने वाले श्रद्धालु जो नहान करते हैं उन्हें चोट लगने का खतरा हमेशा बना रहता था।
माँ शिप्रा तिराग दल द्वारा सफाई अभियान का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विगत हर वर्ष चलता है, हर महीने चलता है हम लोगों का। यहाँ पर अभी पिछली बार जो बाढ़ आई थी उसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठे हो गई थी किनारों पर, और जहाँ देखा जाए तो पुल के आसपास थी, उनको सफाई वगैरह की जा रही है। किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, इसी कारण हम लोग सफाई अभियान चलाते हैं। यहाँ पर निरंतर चलता रहता है शिप्रा तिराग दल की तरफ से। आशा कार्यकर्ताओं ने वेतनमान वृद्धि के लिए सीएमएचओ को ज्ञापन दिया है। चरक भवन में गुरुवार को आशा कार्यकर्ताओं ने वेतनमान वृद्धि को लेकर एक ज्ञापन सीएमएचओ डॉक्टर महावीर खंडेलवाल को सौंपा है। आशा कार्यकर्ताओं ने शासन और प्रशासन से वेतनमान बढ़ाने की मांग भी की है। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की जा रही है। आशा कार्यकर्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण काल में उन्होंने सभी जगह सर्वे किया है, लेकिन उनका वेतन एक मजदूर से भी कम है। इसलिए सरकार और शासन को इस संबंध में उचित कार्यवाही करना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल में उनका शोषण किया गया है। शासन प्रशासन ने किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी है, जिसके कारण कई आशा कार्यकर्ता कोरोना संक्रमित भी हुई है। कार्यकर्ताओं के अनुसार उन्हें जो वेतन मिल रहा है वह बहुत ही कम है, जिससे उन्हें जीवन यापन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान लक्ष्मी कुंभकार, नीता साहू, संगीता शिंदे, सोनाली हाड़ा, कविता यादव, मीना जाटो, राखी राठौर, गायत्री शुक्ला सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहीं। मांगों को पूर्ण करने के लिए ज्ञापन दिया गया है। जो हमने शासन के सामने हमारी मांगे रखी, उसके लिए हमने ज्ञापन दिया। हमको निश्चित मान दे दिया जाए, मतलब पूर्ण, जो हमको अभी 2000 रुपये दे रहे हैं, और हमको एक सरकारी वेतन, मतलब सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। सरकारी कर्मचारियों को जो सुविधा है वो दी जाती है, वो हमको पूर्ण रूप से दी जाए। और हमारा जो आर्थिक रूप से शोषण किया जाता है विभाग के द्वारा, एनएमओ के द्वारा, वो हमारा नहीं होना चाहिए। कितना आशा कार्यकर्ता हैं आप लोग? हम लोग यहाँ पर शहरी आशा कार्यकर्ता लगभग 300 के करीब है सर। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।